मॉर्निंग स्टूडेंट, आज आप लोगों को आर्ट्स क्लासेस पर दीपक सर के माध्यम से आपको हड़प्पा सभ्यता का कुछ टॉपिक बताते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में कुछ आपको बताया गया था, कुछ क्वेश्चन बाकी था जिसको हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं, अति लघु क्वेश्चन कहते हैं। ये आपको लेसन फर्स्ट है और लेसन फर्स्ट का ही आप लोगों को आज क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, जिसमें से आपका सबसे प्रथम क्वेश्चन होगा CR37 किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले CR37 सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, हर साल ये क्वेश्चन पूछता है CR37 किसे कहते हैं। तो CR37 जैसे कि हर चीज का एक बेसिक नाम रखा जाता है, वैसे ही आप लोगों को ये CR37 एक कब्रिस्तान था। ठीक है, खुदाई के बाद, हड़प्पा का खुदाई के बाद एक कब्रिस्तान मिला, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसी को इसमें लिखा है कि हड़प्पा नगर क्षेत्र में दक्षिण क्षेत्र में सिंधु सभ्यता के काल का। देखिए यहाँ पे दक्षिण क्षेत्र, जो हड़प्पा का जो दक्षिण क्षेत्र था, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि CR37 हड़प्पा के किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, किस क्षेत्र की खुदाई से प्राप्त हुआ है। तो हम क्या बताना है कि हड़प्पा क्षेत्र जो था वो दक्षिणी क्षेत्र की जो खुदाई हुआ था, उसी खुदाई में क्या मिला था, तो कब्रिस्तान मिला था। और उस कब्रिस्तान को हम लोग किस नाम से जानते हैं, उस कब्रिस्तान को हम जानते हैं कार्बन CR37। ठीक है, इसका एक और नाम है समाधि, या कहीं लिखा है समाधि R37 या फिर CR37, यानी कि आपको दूसरा नाम इसका ये भी आप बता सकते हैं कि समाधि R37, इसका एक दूसरा भी नाम हो सकता है। ठीक है, यानी कि अगर आपसे कोई एक शब्द में पूछे कि CR37 क्या है, तो आपको क्या बताना है कि CR37 का मतलब होता है कब्रिस्तान। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में कब्रिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन एक और आता है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि मृतकों का टीला, एक क्वेश्चन पूछता है मृतकों का टीला किस क्षेत्र को कहते हैं, किस क्षेत्र को कहते हैं। ये क्वेश्चन कब्रिस्तान का है, तो आपको बता रहे हैं कि मृतकों का टीला किस क्षेत्र को कहते हैं। तो हड़प्पा काल में आपको पता होगा कि हड़प्पा काल में एक नगर की खुदाई हुई थी जिसका नाम था मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। ठीक है बाबू, ये आपका मोहनजोदड़ो का, यानी कि मोहनजोदड़ो को हम लोग क्या कहते हैं, मृतकों का टीला कहते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मृतकों का टीला किसे कहते हैं, तो क्या बताइएगा, मोहनजोदड़ो को। रीजन कि वहां पे जो खुदाई हुआ था, तो वहां पे एक गढ़ समझते इस आकृति का, ठीक है, इस आकृति के अस्थि मिला था, यानी कि बहुत से अस्थियों को, बहुत से शव को वो एक पर एक खड़ा करने के बाद क्या हुआ था, एक टीला का रूप ले लिया था, जिसको हम क्या कहते हैं, मृतकों का टीला कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप बता सकते हैं कि मृतकों का टीला किसको कहते हैं, तो मोहनजोदड़ो को कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया आपसे कि मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम भी है, तो मृतकों का टीला, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है, यानी कि अगर आपसे कोई कह दे कि CR37 का मतलब क्या होता है, तो आपको बता देना है कि CR37 का मतलब होता है कि कब्रिस्तान। ठीक है, चलिए आइए अब आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, यानी कि प्रश्न हड़प्पा सभ्यता के पतन। देखिए किसी भी नगर के पतन का बहुत कारण हो सकता है, किसी अगर कोई भी नगर है या फिर राज्य है या फिर देश है, कोई भी सभ्यता हो, राज्य हो, देश हो, अगर उसका पतन हो रहा है तो उसके पतन के पीछे बहुत रीजन होता है, बहुत कारण होता है। ठीक है, और बहुत को तो हम लिख नहीं सकते, तो उसमें से हम मुख्य रीजन ढूंढते हैं कि आखिर में इस देश का या फिर इस राज्य के पतन का क्या रीजन है। ठीक है, तो अब इस देश या फिर इस राज्य के पतन का हमको रीजन जानने, तो इसमें यानी क्या होता है, किसी भी सभ्यता को आपको पतन करना है तो उस पतन का रीजन देखा जाता है कि इसका मेन रीजन क्या है, मुख्य कारण इसका क्या होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हड़प्पा जो बहुत प्रिय, हड़प्पा को हम शहरी सभ्यता कहते हैं। रीजन कि हम अभी जो यूज कर रहे हैं, नगर प्रणाली, सड़क योजना, नाला सिस्टम, जल निकासी प्रणाली, वो सब हड़प्पा काल में हो चुका है। ठीक है, उसी का स्टडी हम लोग अब कर रहे हैं। तो अगर आपसे कोई कहता है कि भाई हड़प्पा सभ्यता का पतन उतनी बड़ा, समझिए उतनी बड़ा सभ्यता का पतन कैसे हो, उसका रीजन क्या था, तो उसकी पतन का सबसे मुख्य जो रीजन था, तो वो देखिए क्या था, विदेशी आक्रमण। हुआ क्या कि जब इस सभ्यता का विकास होने लगा, जब इस सभ्यता का प्रोग्रेस होने लगा, तो इस सभ्यता का विकास के साथ साथ अब इस सभ्यता पे विदेशियों का भी नजर आने लगा कि आखिर इस सभ्यता में क्या है। कोई भी सभ्यता जब एकदम कम समय में ज्यादा प्रोग्रेस करने लगेगी तो ऑटोमेटिकली उस पे बाहरी लोगों का नजर आ जाता है।
तो इसमें देखिए, तो इसमें क्या हुआ, विदेशियों को नजर पड़ा कि भाई ये सभ्यता आखिर इतना प्रोग्रेस क्यों कर रही है, और उसके लिए उसने क्या करना चालू कर दिया, वो लोग हड़प्पा पे अटैक करना चालू कर दिया। ठीक है, तो हड़प्पा पे अटैक जब चालू हुआ तो नॉर्मल सी बात है कि अगर किसी भी सभ्यता पे या फिर देश पे और कोई अटैक करता है बाहरी, तो उसकी नॉर्मल सी बात है कि उसका अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगा, अर्थव्यवस्था उसका कम हो जाएगा। तो सबसे प्रमुख जो रीजन था, जो सबसे एक तरह से कह सकते हैं सबसे प्रमुख कारण जो था, वो कौन सा कारण था, तो वो था आपका विदेशियों का हड़प्पा पे आक्रमण करना। ठीक है, तो ये हुआ। दूसरा रीजन था प्राकृतिक कारण। तो प्राकृतिक में क्या आ जाएगा, प्राकृतिक में मान लीजिए आपको आ जाएगा जैसे कि बाढ़, भूकंप, सुनामी। ठीक है, बाढ़, भूकंप, सुनामी। ठीक है, भूमि का कंपित होना, हवाओं का ज्यादा तेज होना जिससे फसल बर्बाद होना। ठीक है, तो ये उन लोगों का एक होता है कि चारों साइड से उन लोगों का व्यवस्था थोड़ा सा डगमगा गया। प्रथम रीजन हो गया कि उन पर विदेशियों ने आक्रमण कर दिया। सेकंड नंबर में हो गया कि प्राकृतिक आपदा आने लगा, तरह तरह के उन लोगों पे समस्या आने लगा। ठीक है, तीसरा रीजन था प्रशासनिक स्थिरता। उन लोगों का जो सभ्यता को चलाने का जो प्रशासनिक व्यवस्था था वो डगमगाने लगा। रीजन कि उसके अपने ही प्रशासनिक, अपने ही सभ्यता पे क्या करने लगे, अटैक करने लगे। ठीक है, तो एक ये भी रीजन था उन लोगों का। लास्ट वन में आया था बाबू आर्थिक कारण। तो नॉर्मल सी बात है कि आप खुद सोचिए, अगर किसी भी देश पर या फिर किसी सभ्यता पर या फिर किसी राज्य पर कोई बाहरी अटैक करे, उस पर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, उसके अपने ही सैनिक क्या करने लगे, अपने देश का विरोध करने लगे, तो इतनी सारी जब समस्या किसी भी देश या फिर राज्य पे आएगी तो नॉर्मल सी बात है वहां का क्या हो जाएगा, वहां की अर्थव्यवस्था या वहां की अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, वहां की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। नॉर्मल सी बात है, किसी भी देश में या फिर राज्य में देख लीजिए कि अगर उस पर अटैक होता है, अगर उस पर हमला होता है, विदेशी आक्रमण होता है, तो उसकी अर्थव्यवस्था वैसे ही खराब हो जाएगी। तो यही रीजन था। देखिए यहाँ तक तो आपको ये मुख्य रीजन था चारों। अब इसके बाद भी अगर कोई पूछे इसके बाद क्या क्या रीजन था, तो आप इसके बाद बता सकते हैं जेनरेशन परिवर्तन, यानी कि समय का जो बदलाव था, ये भी एक पतन का रीजन था। रीजन कि उस टाइम ज्यादातर लोग बैलगाड़ी, पुरानी वस्तुएं या फिर इन सब पर डिपेंड होते थे, और आज का समय तो आप देख ही रहे हैं। तो ये भी रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि जब समय का परिवर्तन हुआ तो वहां के लोगों ने उस राज्य को छोड़कर, उस सभ्यता को छोड़ करके और कहीं और पलायन करना, यानी कि कहीं और पे प्रवास करना चालू कर दिया। तो ये भी रीजन था एक तरह से हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया हड़प्पा सभ्यता के विकास का, पतन का कारण, यानी कि हड़प्पा का पतन क्यों हुआ। तो यही चार रीजन है। और दूसरा क्वेश्चन था कि CR37 क्या है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आपका होगा, देखिएगा, चलिए तो तीसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं। दो क्वेश्चन बताए थे, पहला हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, और प्रथम क्वेश्चन था CR37, और थर्ड क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों में कच्चे माल, जैसे कि आपको भी पता है कि यह एक तरह का व्यापारिक सभ्यता थी। ठीक है, यानी कि व्यापार में लोग ज्यादा बिलीव करते थे। तो अब व्यापार के लिए आपको कच्चे माल की आवश्यकता पड़ेगी, तो उस कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए लोग कहां से यूज करते थे। ठीक है, तो कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए लोग, देखिए तो ये सोना होता था। ठीक है, तो कहीं से भी रीजन कि आपको हड़प्पा सभ्यता में तो कोई व्यवस्था होगा नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं से आपको कच्चे माल को ला करके और फिर हड़प्पा नगर में उसकी बढ़िया से बुनाई करके या फिर सफाई करके उसको साफ सुथरा करके फिर आप उसको बेच सकते हैं। तो कच्चा माल आखिर आता कहां से था, तो देखिए, तो सोना, जो कि अभी इसमें अफगानिस्तान का जो स्थान है वो काफी इंपॉर्टेंट है। रीजन कि हड़प्पा सभ्यता अफगानिस्तान से बहुत ज्यादा क्लोज था। ठीक है, ये लोग अफगानिस्तान से बहुत ज्यादा क्या करता था, वस्तु कच्चा माल मंगाता था। अफगानिस्तान और ईरान ये दो ऐसा जगह था जो कि इनसे काफी कनेक्टेड भी था, यानी नजदीक भी था और पड़ोसी भी था। तो ये लोग अफगानिस्तान से सोना और भारत से क्या लेते थे, कोलार खान। ठीक है, ये आप लोग KGF में भी देखे होंगे। ठीक है, जो मूवी है KGF, उसमें आपको साफ सुथरा दिखाया गया है कोलार, ठीक है, खान के बारे में, सोना का प्राप्त होता है उसमें से। तो ये कोलार खान काफी प्राचीनतम है, पहले से यहाँ पे सोना का खुदाई चलते आ रहा है। सेकंड नंबर में चांदी था, जो कि अफगानिस्तान से, बताया था आप लोगों को।
बलूचिस्तान अरब से लोग क्या प्राप्त करते थे? तांबा, सोना, चांदी, तांबा। नील रत्न आप लोग देखे होंगे, जैसे कि नील रत्न या फिर कोई अपने रिंग में धारण करता है, या फिर आभूषण बनाया जाता है, या फिर किसी कपड़ा वगैरह में उसको सेटअप किया जाता है। तो ये लोग इसकी काम करने के लिए क्या करते थे? नीलमणि कहीं से मंगवाते थे, ठीक है। और वो नीलमणि कहां से आता था? नील रत्न, तो वो आता था आपके अफगानिस्तान से, ठीक है। सीसा, सीसा आप लोग सुने, जैसे सीसा का मतलब होता है उसको मिक्स कर करके और क्या बनाया जाता है? चीनी मिट्टी के टाइप बनाया जाता है, ठीक है। तो उसमें ये लोग यूज करने के लिए सीसा कहां से बनाया करते थे? अफगानिस्तान। आपको हम शुरू में बताए थे कि अफगानिस्तान और ईरान से ये लोग ज्यादा व्यापार करते थे, ठीक है। उसके बाद आता है सेल खड़ी, जिसको हम लोग बलुआ पत्थर कह सकते हैं, ठीक है, जिससे कि काफी तरह के, जैसे कि चीनी मिट्टी या कोई मूर्ति हो गया या फिर कोई छोटा मोटा बर्तन हो गया, तो इस सब बताने के लिए हम लोग किसका यूज करते थे? सेल खड़ी का यूज करते थे, जो कि कहां से मिलता था? राजस्थान से प्राप्त करते थे लोग, भारत के राजस्थान से प्राप्त करते थे लोग, ठीक है। सुलेमानी पत्थर, कोई आप लोग देखते हो कोई कोई चमकदार पत्थर होता है जो कि दूर से इस पे लाइट देने पर लाइट देगा, उस टाइप के पत्थर ये लोग कहां से प्राप्त करते थे? तो पश्चिम भारत से, और शंख और कड़िया दक्षिण भारत से। तो यही आपका 4 क्वेश्चन था, इसको हमने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा इसका मोस्ट, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ज्यादा पूछने वाला है। अगर इसमें आपको कहीं भी कोई समस्या होता है, कोई समझ में नहीं आता है, या फिर कोई माइनर मिस्टेक इसमें अगर आपको लगता हो, तो उसको आपको कमेंट सेक्शन में आके बताना है कि सर यहाँ पे आपने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, या फिर यहाँ पे हमको समझ में नहीं आ रहा है। उसको हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर देंगे क्या है। बाकी अगर आपको लगता हो कि हाँ ये चैनल आपको ज्यादा समझ में आ रहा है, तो जो भी आपके दोस्त हो या फिर साथी हो, उनके पास इस चैनल को सब भेजिए। चैनल का नाम यही है, आर्ट्स क्लासेस बाय दीपक सर। इसको सब्सक्राइब करवाइए और खुद करिए, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा वेद और पुराणों के बारे में, जिसमें कि आपको पूरा संक्षेप में बताया जाएगा, जो लेसन 2 का है, ठीक है। और इसमें का अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता हो जो कि समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट में बोल सकते हैं कि हमको ये क्वेश्चन बताइए, उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।